यूपीपीसीएस और आरओ समीक्षा अधिकारी का दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 16 देखेंगे। 15 हमने इससे पहले देख लिए हैं और सभी प्लेलिस्ट में हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो अब हम स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए। और जब तक एग्जाम होगा डेली क्लास आएगी ये। ठीक है, तो देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन कि वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए नए संस्थानों के अंतर्गत कुल कितने एम्स स्थापित किए गए हैं। पूछा है इसमें कि कुल कितने एम्स स्थापित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए। तो देखो 15, 18, 20 या 22। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें 15 एम्स स्थापित किए गए हैं। कितने? 15। ऑप्शन ए। देखो अभी 1 फरवरी 2024 को संसद में बजट पेश किया गया था 2024-25 के लिए। उसमें उसके अनुसार देखा जाए तो वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा अब तक के कार्यकाल में कुल 15 उच्चतर शिक्षा के लिए एम्स स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। देखो एक चीज़ और बता दूं, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो 31 जनवरी को आता है। याद रखना 31 जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। देखो एक साइड में तो लिखे हुए हैं देश और एक साइड में उनकी राजधानियों के बारे में लिखा हुआ है। तो देखो इसमें पहला है अम्मान। अम्मान कहाँ की राजधानी है? तो देखो अम्मान है जॉर्डन की राजधानी। कहाँ की? जॉर्डन की राजधानी अम्मान। तो देखो ये सही सुमेलित है। ताजिकिस्तान की कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी है, कहाँ पर है? ताजिकिस्तान की राजधानी है बिस्केक। बिस्केक नहीं है, ये तो गलत दिया हुआ है ना। ताजिकिस्तान की तो दुशांबे है। ठीक है, इसकी तो देखो दुशांबे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बिस्केक कहाँ की है तो इसके बारे में बता दूं, बिस्केक है किर्गिस्तान की। ठीक है, किर्गिस्तान की याद रखना। और देखो उलन बटोर ये मंगोलिया की सही दी हुई है। सना राजधानी है यमन की। यमन की कौन सी है? सना। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। बिस्केक है किर्गिस्तान की और ताजिकिस्तान की है दुशांबे। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। देखो दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर, यानी दक्षिण से उत्तर की क्रम में देखना है इसमें। देखो बैंकॉक, हनोई, जकार्ता या सिंगापुर। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 निश्चित आते हैं, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ ये क्रम देखना है। ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देश हैं। तो देखो अब इसे हम आपके सामने मैप से करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो देखो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जकार्ता है ये आपकी जावा द्वीप पर है, इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद देखो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। इससे ऊपर ये सिंगापुर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद था आपका बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक यहाँ पे है। और देखो ये हनोई जो वियतनाम की राजधानी है वो यहाँ पे है ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा आपका ये जकार्ता। देखो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन अब ये चेंज हो चुकी है, यानी कौन सी होगी अब? ये नुसंतारा होगी। नुसंतारा याद रखना। ठीक है, इससे ऊपर आएगा सिंगापुर, जकार्ता से ऊपर सिंगापुर, फिर उसके बाद बैंकॉक और सबसे ऊपर आएगा उत्तर में हनोई। तो अब यही मिलान देख लेते हैं। तो देखो अब इसमें सबसे दक्षिण में कौन सी है? जकार्ता, यानी 3 आएगा सबसे पहले। जकार्ता से ऊपर बताया था मैंने सिंगापुर, फिर इसके बाद 4 आएगा। सिंगापुर से थोड़ा ऊपर चलोगे तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये आएगा। हनोई वियतनाम की है तो सबसे एंड में ये आएगा, यानी 3, 4, 1, 2 इसका सही क्रम हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, 3, 4, 2। और देखो बैंकॉक के बारे में बता दूं, बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की राजधानी, यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक पर्यटक घूमने को आते हैं। और ये जो हनोई जो है वियतनाम की राजधानी, ये एक रेड नदी है, रेड उसके किनारे है, रेड नदी के किनारे। ठीक है, और सिंगापुर ये दक्षिणी चीन सागर का सबसे बड़ा जलपोत केंद्र है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं क्या? क्या उपसभापति भी नहीं होता है? बताइए। देखो ये जो पहला कथन दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है।
क्यों गलत है इसके बारे में बताऊं कि जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल है एक 64, ठीक है, आर्टिकल 64 में दिया हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखना। जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, लेकिन वो याद रखना राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जबकि जो उपसभापति होता है, यानी जो राज्यसभा का उपसभापति होता है, उसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है, तो वो राज्यसभा का सदस्य होता है, याद रखना। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। तो इसमें यह गलत दिया हुआ है कि उपसभापति उस सदन का यानी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो याद रखना सभापति तो सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये जो उपसभापति है ये सदस्य होता है, इस वजह से ये पहला गलत है। दूसरा देखो, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनयन सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो देखो ये सही है इसमें। दूसरा देखो, इसके बारे में बताऊं, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में ओनली निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, उसके अलावा मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं दोनों सदनों के। याद रखना जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं लेते हैं? देखो राष्ट्रपति के द्वारा ही तो मनोनीत किए जाते हैं, यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तभी तो वो मनोनीत सदस्य आएंगे, तो पहले जब होंगे ही नहीं तो भाग कैसे लेंगे वो, ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तब तक वो मनोनीत हो जाते हैं, तो इस वजह से वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब सही जवाब देख लो, इसमें केवल 2 सही है इसका। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोक लेखा की संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लेना, मैं कहता हूँ डबल ट्रिपल स्टार लगाना इस पर कि देखो लोकलेखा संसदीय समिति के संबंध में पूछा है इसमें। जैसे आप सभी को पता होगा संसद की जो वित्तीय समितियाँ हैं, जैसे 3 प्रमुख समितियाँ हैं, एक है लोकलेखा समिति, एक है प्राक्कलन समिति और एक है आपकी लोक उद्यम या फिर उसको सार्वजनिक उपक्रम समिति भी कह सकते हो। देखो प्राक्कलन व अनुमान जो समिति है वो वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति है। तो इसमें यह क्वेश्चन है कि लोकलेखा संसदीय समिति के बारे में। तो इसमें पहला स्टेटमेंट देखो कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से ये लोकलेखा समिति गठित होती है। तो देखो ये पहला गलत है, क्योंकि जो लोकलेखा समिति बनती है उसमें सदस्यों की संख्या होती है 22। कितनी होती है? 22, याद रखना। और 22 में से भी 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा से। देखो इसके बारे में बताऊं आपको कि जो ये लोकलेखा समिति जो बनी थी, लोकलेखा समिति संसदीय समिति जो है सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की तो जांच करती ही है, उसके साथ साथ सीएजी की भी रिपोर्ट की जांच करती है, याद रखना। और देखो लोकलेखा समिति की स्थापना एक था भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, उसके अंतर्गत देखा जाए तो 1921 में गठित की गई थी ये लोकलेखा समिति, याद रखना। और देखो इस समिति में या फिर ऐसे कह सकते हो कोई भी समिति में यानी तीनों वित्तीय समिति में मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समितियां जो होती हैं मंत्रियों के घोटाले की ही जांच करती हैं। अगर मंत्री इसके सदस्य होंगे तो कैसे जांच हो पाएगी? तो समझ लेना इसमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का। और देखो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष का जो चुनाव किया जाता है वो किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। लेकिन देखो 1967 से पहले इसका जो अध्यक्ष बनता था वो सत्ता पक्ष का भी बनता था, लेकिन 1967 से इसको परिवर्तित कर दिया गया। 1967 के बाद विपक्ष का ही जो होगा, विपक्षी दल का जो नेता होगा वो इसका सदस्य बनेगा, याद रखना। किसका? विपक्षी दल का कोई एक नेता इसका अध्यक्ष बनेगा। 1967 के बाद से ये प्रावधान कर दिया गया। तो देखो अब दूसरा है इसमें कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की ये जांच करती है, तो अभी मैंने बताया ये सही है बिल्कुल। तीसरा इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है, यानी ये सरकार के विनियोग विधेयक और वित्त लेखाओं की भी जांच करती है, इनकी तो करती ही है। इसके अलावा ये
उसकी भी जांच करती है, CAG की रिपोर्ट की भी। ठीक है, तो देखो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 3 सही है, इसमें पहला गलत है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही हैं। देखो और बता दूं मैं आपको, जैसे प्राक्कलन समिति है दूसरी। ठीक है, प्राक्कलन समिति के बारे में याद रखना, प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी 1950 में। कब? 1950 से प्रारंभ हो गई थी ये समिति, और इसमें सदस्य संख्या है 30। प्राक्कलन समिति में सदस्य संख्या कितनी होती है? 30। और ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं प्राक्कलन समिति के, याद रखना। और देखो कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष का होता है, मंत्री कोई भी शामिल नहीं होता है। और बजट में जो विभागों के द्वारा जो अनुमान रखे जाते हैं उसकी ये जांच करती है। ठीक है, और इस समिति में हमेशा ही अनुमानों में कटौती करती है। ये जो समिति है काफ़ी महत्वपूर्ण समिति है, इसी वजह से इसको मितव्ययता समिति भी कहते हैं। ठीक है, मंत्री शामिल नहीं होते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि ये मंत्री के जो घोटाले वगैरह जो होते हैं, अनुमान होते हैं, उन सभी की ये जांचें करती हैं। और तीसरी समिति होती है लोक उद्यम या सार्वजनिक उपक्रम समिति, वो भी महत्वपूर्ण है। और देखो उसका जो गठन हुआ 1934 में हुआ, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कब? 1934 में, तीसरी जो लोक उद्यम या सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसका। ठीक है, और देखो उसमें भी सदस्य संख्या 22 होती है। देखो लोक उद्यम और ये लोक लेखा समिति दोनों में सदस्य संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लेकिन प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। ठीक है, और देखो लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये लोक उद्यम यानी सार्वजनिक उपक्रम जो समिति है, इसका अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष का भी हो सकता है, याद रखना। ठीक है, सत्ता पक्ष का भी। कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है, मंत्री इसमें भी शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें इनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। ठीक है, और इन्हें इनके गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको। 1960 के बाद में हुआ है इन सभी का गठन राज्यों का, और फिर इन्हें इस हिसाब से देखना है आपको कि पहले किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका, फिर उसके बाद किसका। तो देखो सबसे पहले इन चारों में से किस राज्य का गठन हुआ था? देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ थोड़ा पॉइंट और समझ लो कि जैसे दिसंबर 1953 में बना था, दिसंबर 1953 में आया था राज्य पुनर्गठन आयोग, उसका गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का, और उसकी अध्यक्षता की गई थी फजल अली के द्वारा। इस वजह से उसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। तो फजल अली आयोग कब का है? 1953 का, याद रखना। देखो फजल अली के अलावा इसमें एक सेकेंड, देखो फजल अली के अलावा इसमें 2 सदस्य और थे, एक थे इसमें हृदयनाथ कुजरो और एक थे KM पानीकर। ठीक है, तो देखो इस आयोग की रिपोर्ट में देखा जाए तो भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, और फिर जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया था। ठीक है, जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और देखो इस अधिनियम के तहत ही 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा। ठीक है, तो देखो फिर उसके बाद आपको पता होगा 1954 में पांडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को भारत संघ में जोड़ा गया, और 1956 में पांडुचेरी को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। फिर 1960 में बम्बई में परिवर्तन हुआ था, यानी बम्बई जो पूरा राज्य बम्बई प्रांत हुआ करता था उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया था 1960 में। ठीक है, उसमें मराठी भाषी और गुजराती भाषियों को अलग अलग कर दिया गया था, जिसमें देखा जाए तो बम्बई में तो रहे थे मराठी भाषी, और गुजरात बना दिया था गुजराती भाषियों के लिए। और इस तरह से सबसे पहले बनने वाला यानी राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था उसके तहत 14 राज्य बने। उसके बाद सबसे पहले बनने वाला राज्य जो था 1960 में वो गुजरात बना था। ठीक है, तो देखो इसमें गुजरात दिया हुआ है, तो गुजरात तो इसमें है नहीं। ठीक है, गुजराती भाषियों का 15वां था। उसके बाद बना था, फिर देखो 18 दिसंबर 1961 में बना था गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया था। लेकिन ये जो 1963 को देखा जाए तो असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया गया था, और 16वां राज्य बना था नागालैंड। ठीक है, तो 1963 में असम से अलग होकर के 16वां राज्य कौन सा बना था? नागालैंड। तो देखो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा कौन सा? नागालैंड, याद रखना 3 आ जाएगा। ठीक है, नागालैंड बन गया। फिर उसके बाद 1966 में पंजाब की सीमाओं में परिवर्तन हुआ था, और पंजाब से अलग होकर के हिंदी भाषियों को बना दिया था 17वां राज्य हरियाणा। क्या इसमें हरियाणा है?
तो देखो हरियाणा भी है इसमें, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, दूसरे स्थान पर ए आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो फिर आगे 1971 में हिमाचल प्रदेश से अलग करके 18वां राज्य बनाया था, जिसका नाम 18वां राज्य बनाया था हिमाचल प्रदेश को, जो पहले यूटी था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, पहले यूटी था ये हिमाचल प्रदेश। तो देखो हिमाचल प्रदेश नहीं है इसमें, 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखो फिर इसके बाद 21 जनवरी 1972 को जो उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम आया था, उसमें 3 राज्य बनाए गए थे। एक मणिपुर बनाया 19वां, 20वां बनाया त्रिपुरा और 21वां बनाया था मेघालय। तो देखो 18वां मणिपुर बना, मणिपुर भी नहीं है इसमें। 19वां त्रिपुरा बना, त्रिपुरा भी नहीं है इसमें। इसके बाद 21वां बना था मेघालय, तो देखो मेघालय दिया हुआ है इसमें। इसके बाद 21वां कौन सा बना? मेघालय, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा बचा है? अब सिक्किम बचा है। तो देखो सिक्किम के बारे में बताऊं आपको, सिक्किम जो है 26 जनवरी 1975 को बना था 22वां राज्य। इससे पहले ये 1974 को असम का सह राज्य बना था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर एक साल बाद 1975 को 36वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 22वां राज्य बना दिया गया इस सिक्किम को। ठीक है, तो देखो सबसे एंड में आ जाएगा 2। और देखो फिर सिक्किम के बाद भी राज्य बने, जैसे 1987 में 23वां बना था मिजोरम, 24वां बना था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जिसको नेफा भी कहा जाता था पहले। और देखो 1987 में गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। और फिर 2000 में तो तीन राज्य बनाए ही गए थे, वो तो सभी को पता ही होंगे। जैसे 1 नवंबर 2000 को बना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर 26वां। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था अलग होके उत्तर प्रदेश से, उत्तरांचल नाम से बना था, 27वां राज्य बना। 28वां आपका बना था 15 नवंबर 2000 को ही, झारखंड से अलग होके, झारखंड बना था बिहार से अलग होके। और फिर सबसे एंड में राज्य बना दिया 2 जून 2014 को तेलंगाना, जो 29वां बना था। ठीक है, लेकिन देखो वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य हैं भारत में। क्यों हैं 28? क्योंकि 6 अगस्त 2009 को जम्मू कश्मीर में परिवर्तन किया गया, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हो गया। और जो पहले 7 यूटीज थे, अब वो 2 और जोड़ दिए तो 9 यूटी हो गए, और 1 कम हो गया राज्य, तो राज्य 28 हो गए। इस तरह से भारत में 28 तो राज्य हैं वर्तमान में, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना। तो देखो इसका सही क्रम हो जाएगा 3 1 4 2, यानी इन चारों में सबसे पहले बना नागालैंड, उसके बाद बना हरियाणा, उसके बाद बना मेघालय, और उसके बाद बना सिक्किम। ठीक है, तो जवाब देख लो 3 1 4 2। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें पहले देखते हैं हम कथन को। कथन देखते हैं सबसे पहले, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। और कारण है इसमें, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो बताओ इसमें कौन सा सही है? क्या कारण कथन की व्याख्या करता है, क्या नहीं करता है, या दोनों ही गलत हैं? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पहला कथन। देखो केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल ठीक है। कारण है इसमें, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो देखो ये कारण भी सही है। देखो इसके बारे में कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इस वजह से ये दोनों सही हैं। और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। देखो भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका अधिक शक्तिशाली है, केंद्र की स्थिति अधिक शक्तिशाली है राज्यों के मुकाबले। और इस संबंध में देखा जाए तो राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है एक तरह से। यद्यपि जो वित्तीय शक्तियां हैं, यानी वित्तीय जो विषय हैं, उसका बंटवारा है राज्यों और केंद्र के बीच में, फिर भी देखा जाए तो वित्तीय स्रोतों का जो आवंटन होता है केंद्र के पक्ष में ही अधिक होता है। तो उस हिसाब से समझ सकते हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। 1 और 2 दोनों सही हैं, और आर एक की व्याख्या भी करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, इसमें संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखो गलत है बिल्कुल, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फिर? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फिर बताओ? तो देखो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, इस वजह से ये गलत है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। तो देखो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों मनाया जाता है ये भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। सभी को पता होगा 1993 में गए थे, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे, फिर वहाँ पर रहे थे 93 से लेकर के 2015 तक रहे थे, तकरीबन 22 साल रहे थे।
काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं महात्मा गांधी, बताने की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, बापू भी कहते हैं उन्हें। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी, यानी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसी वजह से 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। अब देखो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक साइड में स्मारकों के नाम है और एक साइड में उसके निर्माताओं के नाम है। तो अब आपको मिलान करना है कि किस स्मारक का निर्माण किस निर्माता के द्वारा किया गया। देखो अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके नाम में ही देख पा रहे होंगे, खिलजी वंश का फेमस शासक हुआ है ये अलाउद्दीन खिलजी, तो समझ लेना इसी ने स्थापना की थी अलाई दरवाजे की। देखो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में काफ़ी फेमस हुआ है। इसके टाइम में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ था। जैसे पहला हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में, दूसरा बलबन के में, तीसरा इसके टाइम में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के किले में। और देखो इसने अपना जो राज्याभिषेक कराया था वो बलबन के किले में ही कराया था, याद रखना। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो धोखे से हुई थी, इसका विकास जो हुआ था परोपकारिता से हुआ था और इसका अंत हुआ था आतंक से। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है। और देखो कुछ अभिलेखों में तो इसकी तुलना देवताओं से भी की गई है। स्थायी सेना रखने वाला यह पहला शासक था और नकद वेतन देने वाला भी दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासन था सेना को। ठीक है, अमीर खुसरो इसी के टाइम में प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इसके दरबारी कवि। देखो अमीर खुसरो ने कविताएं कहना तो बलबन के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे। अमीर खुसरो का जन्म एटा जो कासगंज में पड़ता है यूपी में, वहाँ पर हुआ था और उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। और देखो अमीर खुसरो के द्वारा ही सितार और तबला नामक जो वाद्य यंत्र हैं उनका आविष्कार किया गया। खड़ी बोली कव्वाली की भी शुरुआत की गई। अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। और देखो अमीर खुसरो के गुरु हुए सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में भी याद रखना। अलाई दरवाज़ा इसने दिल्ली में बनवाया। इसके अलावा काफ़ी इसने और भी इमारतें बनवाई हैं, पूछी जाती हैं, तो काफ़ी फेमस है ये। इसने अलाई मीनार भी बनाई है जो दिल्ली में ही, कुतुब मीनार जो परिसर है उसमें। हौज खास भी बनाए इसने। जमात खाना मस्जिद भी बनाई थी इसने। और देखो दिल्ली के सिरी नामक स्थान को इसने अपनी राजधानी बनाया था, ये भी पूछा जाता है। और सिरी में ही इसने सिरी का किला बनाया था। ठीक है, और क्या बताऊं, और भी काफ़ी है। और देखो इसके शासनकाल में मंगोलों का चौथा आक्रमण भी हुआ था। देखो तीसरा भी हुआ था, चौथा भी हुआ था। नहीं, एक सुधार करो, तीसरा मंगोलों का आक्रमण तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में हुआ था, जो खिलजी वंश का संस्थापक है। ठीक है, तीसरा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बना, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था चौथा आक्रमण मंगोलों का। ठीक है, और देखो होलिया दाग प्रथा काफ़ी फेमस है, वो इसने ही स्टार्टिंग की थी, इसी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इतना ही समझ लो। देखो बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बनाया गया फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये भी सुमेलित है। देखो मोती मस्जिद जो आगरा की है वो लाल किले में है और ये किसने बनाई है? ये शाहजहाँ ने बनाई है। मोती मस्जिद दिल्ली की, मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किले में है वो औरंगजेब ने बनाई है। देखो दिल्ली के लाल किले की स्थापना तो की और उसने शाहजहाँ ने, लेकिन उसमें मोती मस्जिद है उसको बनाया औरंगजेब ने। और आगरा के लाल किले की स्थापना की अकबर ने, और लेकिन वहाँ पर जो मोती मस्जिद है उसको बनाया शाहजहाँ ने। तो देखो ये सभी जो सुमेलन है ये सभी सही दिए हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुगल कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला इसमें इब्राहिम रोजा बीजापुर में स्थित है। दूसरा इसमें अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1585 ईस्वी के बाद बनाया था क्या? देखो ये दूसरा गलत है इसमें, क्योंकि अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी बनाई थी मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में, वो 1571 में बनाई थी। ठीक है, 1571 में स्थापित की थी, ना कि 1585 के बाद। पहला इसमें इब्राहिम रोजा बीजापुर में स्थित है, ये सही है इसमें। और देखो अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में ही स्थित है। कहाँ पर है? सिकंदरा में। ठीक है, जिसे जहांगीर ने बनवाया था, अकबर का बेटा था जहांगीर, उसके द्वारा बनाया गया था। और देख तख्ते ताउस, ये जो शाहजहाँ ने दिल्ली में बनाया, तख्ते ताउस ये बनाया था दिल्ली में। ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे तख्ते ताउस एक स्वर्ण सिंहासन है, और देखो जिसका निर्माण ये शाहजहाँ ने किया, तो ये भी सही है, इसमें सुमेलित है ये बिल्कुल। और सिकंदरा में अकबर का मकबरा है।
ठीक है। जो ये तख्ते ताउस है यानी मयूर सिंहासन भी कहते हैं इसे, स्वर्ण सिंहासन कुछ भी कह सकते हो। नादिर शाह इसको अपने साथ लूट करके ले गया था, याद रखना। 1939 में उसका 1800 नहीं 1639 में हुआ था, नहीं एक सेकंड, 1739 में हुआ था नादिर शाह का आक्रमण, 1739 में। ठीक है, याद रखना नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। और करनाल का जो युद्ध है 1739 में ही लड़ा गया था, पूछा जा सकता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें पराजित हुई थी मुगल सेना, याद रखना। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन किस शिल्पकार ने तैयार किया था? हुमायूं के मकबरे का डिजाइन मलिक मिर्जा गियास बेग, चौधरी अशरफ रजा, दिलशाद बेग या कोई नहीं? देखो, इसके डिजाइन के पहले से समझने से पहले कि हुमायूं के मकबरे का डिजाइन किसने तैयार किया, इसके बारे में ये जानो कि ये कहाँ पर है और किसने बनाया। देखो, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में और इसकी बेगम थी हाजी बेगम, उसके द्वारा बनाया गया था हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। इसकी मरने से पहले अंतिम इच्छा थी कि मुझे हजरत जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनकी कब्र दिल्ली में है तो उन्हीं के पास दफनाया जाए, और उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें दिल्ली में दफनाया गया। और फिर कब्र में इनका जो मकबरा बनाया गया उस पर हाजी बेगम के द्वारा। और देखो, हुमायूं की जीवनी यानी बायोग्राफी को लिखा गया था, इनकी बहन है एक गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बहन थी हुमायूं की, उसके द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई थी। ठीक है, तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हुमायूं का डिजाइन किस शिल्पकार ने तैयार किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, इसको तैयार किया था मलिक मिर्जा गियास बेग ने। किसने? मलिक मिर्जा गियास बेग। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। हुमायूं का मकबरे का डिजाइन मलिक मिर्जा गियास बेग ने तैयार किया था। और याद रखना, ये लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और चार बाग शैली में है, चार बाग शैली में और लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और दोहरे गुम्मद में संगमरमर का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो देखो, अब आगे देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला, इसमें राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। दूसरा कारण है इसमें लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो बताइए कौन सा सही है, क्या होगा इसमें सही जवाब? देखो, राजनीतिक दल जो होते हैं लोकतंत्र के जीवन रखते होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो देखो ये भी ठीक है। और देखो, ये व्याख्या भी करता है। देखो, इसे दोबारा से समझने की कोशिश करो कि किसी भी देश की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में देखा जाए तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन रखते होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और प्रजातांत्रिक शासन में लोग खराब शासन व्यवस्था के लिए सामान्यतः देखा जाए तो राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं, क्योंकि देखो इसमें कि राजनीतिक दल ही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि राजनीतिक दल ही प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसी वजह से तो ये दोनों सही हो जाते हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी कथन और कारण वाला है। तो कथन देखो, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं कथन कारण वाले। देखो, जो अच्छे से पढ़ते हैं मन लगा करके, यानी जो मज़े के लिए पढ़ते हैं, तो उन्हें तो ये बोरिंग लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन जिसको रियल में यानी अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ना है तो उन ऐसे क्वेश्चनों को निश्चित करते हैं और अच्छे से समझते भी हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करने में आसानी महसूस करोगे तो समझ लेना आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल की चल रही है, आपके चांस अधिक होते हैं सफल होने में एग्जाम में। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। और कारण है इसमें निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के अधीन है। दोबारा देख लो एक बार और, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, और निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के अधीन है। तो बताओ इसमें कौन सा सही होगा?
देखो इसमें पहला समझो कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। तो देखो ये पहला सही है। इसमें कैसे सही है समझो, इसमें कि भारतीय संविधान में जैसे आर्टिकल है 324, उसमें दिया हुआ है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और निर्वाचन आयोग संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए एवं जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी सभी निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मिलाकर के किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और जिनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयोग का गठन किस किस से बनता है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं 2। ठीक है, और इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखो पहला सही है इसमें। अब देखो कारण इसमें कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। तो देखो ये गलत है। इसमें क्यों गलत है इसमें समझो कि जैसे देखो निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्तों को किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ना कि सीधी कार्यपालिका द्वारा। तो इस वजह से ये गलत है, याद रखना। और जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना होता है तो उसे इस प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटता है। कौन? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, तब उन्हें हटाया जाता है। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। तो समझ लो इसमें आंसर कौन सा होगा? ए सही है किंतु आर गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है वो देखना है। देखो एक साइड में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह है और एक साइड में प्रतीक हैं उनके। देखो राजकीय पुष्प कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो देखो राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का टेसु या पलाश कह सकते हो। ठीक है, पहला सही सुमेलित है। और देखो राजकीय वृक्ष ये भी पूछा जाता है, सीता अशोक है, ये भी ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सा है उत्तर प्रदेश का? देखो राजकीय पक्षी कोयल तो है नहीं उत्तर प्रदेश का, इस वजह से ये गलत है। तो ये सारस है उत्तर प्रदेश का, याद रखना सारस। क्या है? सारस। और चौथा है राजकीय पशु बारहसिंगा है, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी वही देखना है जो सुमेलित नहीं है। देखो गौतम बुद्ध नगर, यानी एक साइड में जनपद लिखे हुए हैं और एक साइड में उसका मुख्यालय लिखा हुआ है। तो आपको ये देखना है कौन कौन से इसमें सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? देखो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ? नोएडा में, ना कि ग्रेटर नोएडा में। और सिद्धार्थ नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ? नौगढ़ में। तो इसमें देख सकते हो आप 1 और 3 गलत है। चलो मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा आपको, ऐसे समझो कि जैसे गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। ये इसमें दिया हुआ है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ये भी फर्क है इसमें। नोएडा की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? NOIDA, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना। और देखो कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर माटी में। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर माटी में है, याद रखना। और जालौन का मुख्यालय ये उरई में है। तो ये तो सुमेलित हैं, लेकिन जालौन ये सॉरी कानपुर वाला सुमेलित है, जालौन वाला। लेकिन इसमें बस्ती जो दिया हुआ है, बस्ती का मुख्यालय कहाँ है फिर? बस्ती का बता सकता है कोई? मुझे तो याद नहीं है, पर आप बता दो बस्ती का मुख्यालय कहाँ है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि बस्ती का मुख्यालय कहाँ पर है। लेकिन ये जो नौगढ़ है इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो नौगढ़ है ये सिद्धार्थ नगर जिले का मुख्यालय है, याद रखना। और गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा। ठीक है, तो इसमें जवाब हो जाएगा 1 और 3 गलत हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने कराया था। क्या आगरा का किला जहांगीर के द्वारा बनाया गया था?
देखो आगरा का किला बनाया था मैंने अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही बताया था, अकबर ने, ना कि जहांगीर ने। जहांगीर तो अकबर का बेटा था, ठीक है। और दूसरा इसमें काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है क्या, बताइए दूसरे में। देखो काशी का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। 4 वेदों में से सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद, याद रखना। जैसे सबसे पुराना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, याद रखना। तो दूसरा इसमें सही है। तो इसका सही क्वेश्चन पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसमें दूसरा सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। तो देखो पहला सही है, ये तो सिंपल है काफ़ी। नवीनतम गठित 18वां मंडल अलीगढ़ है क्या, तो देखो ये भी ठीक है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देखो उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं क्या, उत्तर प्रदेश में संभाग कितने बनाए गए हैं बताइए। 6 संभाग बनाए गए हैं क्या, नहीं ये गलत है। इसमें कितने संभाग हैं उत्तर प्रदेश में, 4। उत्तर प्रदेश में 4 संभाग बनाए गए हैं, याद रखना। आर्थिक संभाग जैसे पश्चिमी संभाग, केंद्रीय संभाग, बुंदेलखंड संभाग और पूर्वी संभाग, याद रखना। दोबारा याद कर लो, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी संभाग। तो इस वजह से 1 और 2 इसके सही हो जाएंगे, तीसरा गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में आबादी वाले नगरों की संख्या है। तो प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या पूछी है इसमें, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई नहीं। जैसे देखो 2011 की जो जनगणना की गई है उसके हिसाब से देखा जाए उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं, 7, 12, 21, 9। देखो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या में देखा जाए तो भारत उत्तर प्रदेश में 7, कितने हैं उत्तर प्रदेश में 7 नगर हैं। जैसे आपका कानपुर है, आपका लखनऊ है और आपका गाजियाबाद भी है, आगरा मेरठ में भी, आगरा मेरठ भी हैं उसमें, इलाहाबाद, वाराणसी, तो कितने हो गए, 7 हो गए क्या। दोबारा देखो कानपुर 1, लखनऊ 2, गाजियाबाद 3, आगरा 4, मेरठ है और इलाहाबाद है आपका, वाराणसी, तो 7 ही हो गए। और इसके अलावा कुल शहरी जनसंख्या भी पूछी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है शहरी, अधिकतर तो ग्रामीण है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है तकरीबन 19 करोड़ 98 लाख, 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है, याद रखना। लेकिन इसमें से अगर शहरी जनसंख्या देखी जाए तो 4 करोड़ 45 लाख के करीब है नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। बाकी बची कुची 15 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है ग्रामीण, ठीक है, तो इतना समझ लेना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी के रूप में विख्यात है, पीतल के लिए कौन सा नगर है विख्यात उत्तर प्रदेश का, मुरादाबाद, वाराणसी, जौनपुर या मेरठ, बताइए। तो देखो पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को, ऑप्शन ए सही है, सभी को पता होगा। वाराणसी उसको पीतल नगरी किसको कहा जाता है, मुरादाबाद को। और ये आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आकर्षक कलात्मक पीतल के बर्तन यहाँ पर मिलते हैं, गहने, ट्रॉफियाँ वगैरह भी पीतल की मिलती हैं, ठीक है, याद रखना। और देखो इसका नाम क्यों पड़ा था, मुरादाबाद का नाम मुरादाबाद क्यों पड़ा था। देखो शाहजहाँ का बेटा था मुराद, उसके नाम पर पड़ा था इसका नाम मुरादाबाद, ठीक है। शाहजहाँ के बेटे मुराद के नाम पर ही इसका मुरादाबाद का नाम पड़ा है, मुरादाबाद, ठीक है। और पीतल के लिए प्रसिद्ध है ये। मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर शिक्षा का केंद्र है, जौनपुर को ही भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को ही, जैसे सिराज है शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, ईरान का शहर है, ईरान की जगह है वो। और ये जौनपुर को कहा जाता है सिराज हिंद, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित किस स्थल को तीर्थों का राजा कहा जाता है, किस स्थल को कहा जाता है तीर्थों का राजा, प्रयागराज, वाराणसी, विंध्याचल या इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखो इलाहाबाद का ही नाम है प्रयागराज, तो इसी को कहा जाता है तीर्थों का राजा, ठीक है। इसका पहले इलाहाबाद नाम था, याद रखना। और देखो और क्या बताऊं इसके बारे में, यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, याद रखना। गंगा यमुना का संगम है यहाँ पर, गंगा यमुना का संगम यहीं पर है प्रयागराज में। और ये काफ़ी फेमस जगह है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज।
आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में थे? देखो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, यानी अंगुत्तर निकाय तो ग्रंथ है उसका बौद्ध धर्म का, और भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ, जैन धर्म का। तो इन दोनों ग्रंथों में इनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया हुआ है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में, याद रखना। तो देखो अब ये इसमें पूछा है बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में थे? तो देखो ये भी पता होगा सभी को, ये भी इजी है। तो ये उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? 8 थे। ठीक है, बौद्ध काल के टाइम में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। ठीक है, नाम बता सकता है कोई? जैसे एक था अंग, एक था आपका मगध, काशी भी है उत्तर प्रदेश में, देखो मथुरा यानी सूरसेन भी है, और अवंती, और क्या था, अवंती हो गया, वज्जी, मल्ल, कुरु, पांचाल, कंबोज, शाक्य, और कुछ आप याद कर लेना। 16 कुल मिला के 16 महाजनपद हैं, और उनमें से देखा जाए तो 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बता दूं जैसे कि आप है एक मल्ल 8 महाजनपदों में, ठीक है, कुशीनगर के मल्ल जैसे सुना होगा आपने। हाँ, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कहाँ पर है? कुशीनगर या पावापुरी है। ठीक है, और आपका काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी। देखो वाराणसी का नाम क्यों पड़ा वाराणसी? वरुण और अस्सी नदी के किनारे स्थित होने के कारण ही वरुण और अस्सी दोनों नदियों के नाम के ऊपर ही इसका नाम पड़ा है वाराणसी। यहाँ से दोनों नदी प्रवाहित होती हैं, मध्य में स्थित है इस वजह से। एक कौशल महाजनपद हुआ उत्तर प्रदेश में, वत्स भी है, चेदी है, पांचाल है, सूरसेन भी है, और कुरु। तो ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22। मिशेल बुलॉक को निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है? मिशेल बुलॉक को बताइए। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो देखो मिशेल बुलॉक को ये ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। देखो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में जैसे मरे डार्लिंग नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ग्रेट बैरियर रीफ भी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है। ग्रेट बैरियर रीफ और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है विश्व की, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पर्वतमाला है वहाँ की। ठीक है, और देखो यहीं पर गिब्सन, विक्टोरिया और सैंडी ये तीनों मरुस्थल पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, और क्या बताऊँ, डाउन्स घास के मैदान है यहाँ पर। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। ठीक है, आगे देखो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 23। इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में खिलाड़ियों के नाम है और एक साइड में उनसे संबंधित यानी किस खेल के खिलाड़ी हैं। देखो कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित हैं? ये भारत की सबसे युवा महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी पहले, याद रखना। और ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। किसकी? शतरंज की। ठीक है, तो देखो एक का तो हो जाएगा 2, और आपका पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं, सभी को ये भी पता होगा। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलती हैं, बी का 4 हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग में जो 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा का। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा किससे? निशानेबाजी से, इसका 1 हो जाएगा। मेरी कॉम बॉक्सर हैं, 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं ये महिलाओं में, भारत की बॉक्सर हैं ये। ठीक है, मुक्केबाजी से संबंधित हैं, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 1 3 इसका सही जवाब होगा, 2 4 1 3। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी मिलान करना है आपको। एक साइड में नगर है और एक साइड में उससे संबंधित उद्योग, यानी कौन सा नगर किस उद्योग से संबंधित है। देखो अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए फेमस है, सभी को ये भी पता होगा। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, गुजरात में पड़ता है। और देखो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? देखो अगर किसी भी देश के किसी भी शहर को अगर मैनचेस्टर कहा जाए तो समझ लेना वह सूती वस्त्र से संबंधित होगा। सूती वस्त्र से क्यों होगा? और देखो मैनचेस्टर है कहाँ पर? ब्रिटेन में पड़ता है मैनचेस्टर, और वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तो उसी वजह से अगर किसी देश के शहर को मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाएगी तो वो सूती वस्त्र से फेमस होगा, याद रखना। देखो राउरकेला ये लोह इस्पात है। राउरकेला कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और देखो उड़ीसा में ही राउरकेला हॉकी का स्टेडियम भी बनाया गया है, सबसे बड़ा भारत का, और ये उड़ीसा में पड़ता है, लोह इस्पात के लिए फेमस है ये।
ठीक है, ये भी सही है। और इसमें सहयोग किसने किया था राउरकेला में, उड़ीसा में बनाने के लिए? क्या इसमें जर्मनी ने सहयोग किया था? देखो राउरकेला जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी जो ये प्लांट है, ये बनाया था राउरकेला में, जर्मनी ने इसमें सहयोग किया था और 1959 में बना था। ठीक है, और काफ़ी फेमस हो जाता है ये, और 1959 में बना था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ ही जैसे दुर्गापुर में बना था हिंदुस्तान स्टील प्लांट भी, वो भी बना था 1959 में ही। और देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बना था, उसमें सहयोग किया था ब्रिटेन ने। और एक बना था आपका भिलाई, भी सुना होगा आपने, भिलाई जो स्टील प्लांट है वो बना था छत्तीसगढ़ में, उसमें सहयोग किया था रूस ने। और देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो बना था 1964 में, दामोदर नदी के तट पर, और बोकारो में सहयोग किया था रूस ने। देखो बोकारो और भिलाई दोनों बा और भा आ रहा है, तो इन दोनों में सहयोग किया रूस ने। राउरकेला में सहयोग किया जर्मनी ने। और देखो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में अधिक शासन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सभी को ये भी पता होगा। तो समझ लेना दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट बनाया था उसमें ब्रिटेन ने सहयोग किया था, अंग्रेज रहे थे वहाँ पर, तो उस हिसाब से समझ सकते हो, याद करने के लिए बता रहा हूँ बस। देखो कपूरथला में क्या बताया, किस उद्योग के लिए है कपूरथला? कपूरथला जो है रेल कोच फैक्ट्री है, और ये पंजाब का एक फेमस शहर है। तो रेल कोच फैक्ट्री, तो इसका सही मिलान हो जाएगा 2। देखो ए का तो हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2, और बरौनी ये तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। बरौनी जो है ये बिहार में स्थित है, याद रखना, इसका 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखो कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखते हैं पहले। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। पहला कथन कहता है इसमें भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 जो तेल शोधनशालाएं हैं उसमें से क्या 7 तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। और देखो कारण कहता है इसमें तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों में से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। बताइए इसमें सही कौन सा होगा? क्या कोई भी नहीं सही है, 1 2 सही है, या व्याख्या भी करते हैं, अपने हिसाब से जवाब लगाओ इसका, बताइए। देखो इसमें पहला देखो, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की भारत में 14 तेल शोधनशालाएं स्थित हैं भारत में? तो देखो ये तो गलत है, कितनी है? 25 हैं। ठीक है 25, इनमें से देखा जाए तो 7 हैं तटीय क्षेत्रों में। सार्वजनिक क्षेत्र की जो 25 जो तेल शोधनशालाएं हैं उसमें से 7 तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, तो इस वजह से पहला गलत है। और देखो तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है, ये इसका सही है, काफ़ी मात्रा में उत्पादित होता है, तो ये समझ सकते हो सही हो जाएगा दूसरा। पहला इसमें गलत है तो दूसरा सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित वर्षों में से किसे भारत के जनांक की विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? इतना समझ लो, विभाजक वर्ष के रूप में किसको जाना जाता है जनसंख्या के लिए? 1901, 21, 51, बताइए, या 71? तो देखो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, 90% को तो पता ही होगा। 1921 को ये जननांक की विभाजक वर्ष कहा जाता है। किसको? 1921 को। क्यों कहा जाता है? देखो 1911 से लेकर के 1921 का जो दशक रहा था उसमें जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव रही थी, माइनस में रही थी, तकरीबन 0.31% के करीब। ठीक है, इस वजह से इसका महत्वपूर्ण कारण है इसको जननांकीय विभाजक। और देखो ये नेगेटिव में क्यों रही थी, इसके कई कारण हैं, जैसे अकाल भी था उसमें, महामारी का जो प्रकोप रहा था वो भी था। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो मृत्यु दर जो थी वो भी अधिक रही थी, ये भी कारण हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद देखो 1921 के बाद फिर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती गई और जनसंख्या फिर तेज़ी से वृद्धि करती गई। और आज देखो ऐसी स्थिति में है कि जनसंख्या विस्फोट या फिर कुछ भी समझ सकते हो, एक बीमारी सी बन गई है जनसंख्या का ज़्यादा होना इंडिया के लिए। अब इस पर पॉलिसी लाना तो ज़रूरी ही हो रहा है। कभी अभी जल्दी में आएगी 2 चाइल्ड की, फिर 1 चाइल्ड तो नहीं समझो, पर 2 चाइल्ड की आ जाए पॉलिसी तो काफ़ी रहेगा। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा होगा जल्दी से जल्दी आए, लेकिन कम तो नहीं, पूरी तरह से जितनी है उससे तो कम नहीं कर सकते हो, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है उसको तो कम कर सकते हो।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा 1921। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? जो पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति है, देखो ब्लेयर ब्लेयर प्रवाल भित्ति कहाँ पर पाई जाती है? ये पोर्ट ब्लेयर में पाई जाती है, नाम से ही याद कर रहे होंगे। और ये किस वजह से मर रही है, यानी ऐसे समझ सकते हो किस वजह से ये प्रवाल भित्ति जो है प्रभावित हो रही है? अत्यधिक मत्स्यन के कारण, अत्यधिक जहाजरानी के कारण, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, या लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण? बताइए। तो देखो इसका जो इन चारों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसमें अत्यधिक मत्स्यन के कारण। ठीक है, प्रवाल भित्तियों का निर्माण देखो मूंगा या प्रवाल जीवों के अस्थि पंजर जो द्वारा होता है। किसकी वजह से होता है प्रवाल भित्तियों का निर्माण? मूंगा भित्तियों का जो निर्माण होता है मूंगा या प्रवाल जीव जो होते हैं उनके अस्थि पंजरों के द्वारा होता है। और देखो अत्यधिक देखा जाए तो सागरीय लवणता और स्वच्छ जल भी प्रवालों के विकास में हानिकारक होता है। जल में अगर आप देखोगे अधिक अशुद्धता पाई जाएगी, जो लवणता है वो अधिक पाई जाएगी, या स्वच्छ जल भी इसके विकास में हानिकारक होता है। यानी अति का तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, समझ सकते हो, सब एवरेज होना चाहिए सभी के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बताइए कौन सा सही है, नहीं है इसमें, बताइए। देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और देखो जिम कार्बेट भी वहीं पर है, जिसका अब नाम कर दिया है रामगंगा, पहले उसका हेली था। तो देखो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, हाथी पाए जाते हैं इसमें, तो ये भी ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या हंगुल के लिए है? देखो हंगुल के लिए, तो ये तो नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो इसका गलत हो जाएगा। ये किसके लिए है फिर? ये जो पेरियार है इसमें तो हाथी पाए जाते हैं, इसमें बाघ अभ्यारण्य भी है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो इसके लिए नहीं है। तो हंगुल के बारे में आप बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में। मैंने शायद कल या परसों के प्रैक्टिस सेट में बताया था हंगुल के लिए कौन सा फेमस है। देखो मानस है ये राष्ट्रीय उद्यान, असम में पड़ता है। और ये किसके लिए है? असम में जो पड़ता है मानस, ये असोम छाचित कच्छप के लिए, ये भी सही है इसका मिलान। दुधवा उत्तर प्रदेश में है और ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टाइगर के लिए, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा। देखो असम में काफ़ी पूछे जाते हैं, एक है काजीरंगा, वो भी काफ़ी पूछा जाता है, ओरंग भी पूछा जाता है, और नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकई, ये सभी पूछे जाते हैं, रायमोना भी है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन होते हैं ऐसे, काफ़ी एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टाइप का। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सभी याद कर लेना। आगे देखते हैं 29वां। निम्नलिखित में से कोडाई कनाल चोटी किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल चोटी, अन्नामलाई, बूंदी, पालनी, अमरकंटक। तो देखो ये जो कोडाई कनाल चोटी है इसके बारे में बताऊं, ये तमिलनाडु का जो डिंडीगुल है ना जिला, उसमें पालनी पहाड़ी में स्थित है। किसमें? डिंडीगुल जिला है। और देखो डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित किया था हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ, आप सभी को पता होगा। और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था कब से कब तक ये लड़ा गया था? तकरीबन 1700, एक सेकेंड, 1700 नहीं, ये जो पहला मैसूर युद्ध लड़ा गया था वो 1767 से लेकर के 1769 तक लड़ा गया था। ठीक है, फिर दूसरा भी लड़ा गया था 1780 से लेकर के 84 तक। मैसूर युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, कर्नाटक आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, फिर तीसरा लड़ा गया था 1790 से 92 तक, और चौथा लड़ा गया था 1799 में, 98 में। ठीक है, समझ लेना, इस सवाल से कोई महत्व नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। देखो ये जो कोडाई कनाल चोटी है ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ी में पड़ती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील,
बताइए। देखो इसमें पहला ही दिया हुआ है कोडाई कनाल झील जो है ये मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा या कोई भी काम हो जो मानव के द्वारा निर्मित हो या मानव उसको बनाए प्राकृतिक रूप से ना हो उसको हम कृत्रिम कहेंगे, ठीक है। और जो प्रकृति से हमें स्वयं प्राप्त हो उसको प्राकृतिक कहेंगे, ठीक है। और देखो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है ये भी कोडाई कनाल, वो भी बताई थी मैंने अभी, उसी में भी समझ रहे होंगे। कोडाई कनाल कहाँ बताई थी मैंने? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में। और इसे कोडाई कोडाई झील के नाम से भी जाना जाता है। कोडाई कनाल झील को शॉर्ट में क्या कह सकते हो? कोडाई झील भी कह सकते हो। और देखो इस झील का निर्माण तकरीबन किया गया था 1863-64 के बीच में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ये भी फेमस है। नैनीताल है उत्तराखंड में, और रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देखो सबसे बड़ी कौन सी है भारत की बूलर झील? मीठे पानी की जम्मू कश्मीर में, खारी पानी की चिल्का झील, और सबसे छोटी कौन सी है? शायद यही है रेणुका झील हिमाचल प्रदेश वाली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एल्युमिनियम उद्योग एक बारहमासी उद्योग है क्या? पहला इसमें दिया हुआ है कि एल्युमिनियम उद्योग एक बारहमासी उद्योग है, तो देखो पहला सही है इसमें। एल्युमिनियम उद्योग जो है बारहमासी उद्योग है। बारहमासी उद्योग किसे कहते हैं? याद रखना, बारहमासी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका जो विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान भार कम हो जाता है, उन्हें बारहमासी उद्योग कहते हैं। लोह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम कागज उद्योग, ये सभी बारहमासी उद्योग के उदाहरण ही हैं। एल्युमिनियम उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम कागज उद्योग, ये सभी इसी के उदाहरण है। याद रखना, जिनका विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान भार कम हो जाए यानी भार घट जाए, उन्हें बारहमासी उद्योग कहेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें देखो, भारत में वस्त्रोद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है क्या? तो देखो सबसे बड़ा वस्त्रोद्योग तो भारत में है। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वस्त्रोद्योग है। दूसरे स्थान पर कौन है? चीनी उद्योग, ठीक है। ये कृषि से आधारित उद्योग हैं यानी कृषि के ऊपर, ठीक है। तो ये भी ठीक है। तीसरा इसमें, भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी ठीक है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। विश्व में बात की जाए तो ब्राज़ील सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है यानी चीनी का भी। चीनी का तो शायद उत्तर प्रदेश करता है, वो भारत करता है, लेकिन गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो ब्राज़ील है। यानी भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। और देखो देशों में ब्राज़ील ही है शायद। ब्राज़ील गन्ने का उत्पादन तो करता ही है, जब गन्ने का करता है तो चीनी का भी करता ही होगा। पहले भारत था इसमें, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं है, पर समझ लो इसमें भारत नहीं है, ब्राज़ील ही करना तुम आप, ठीक है। काफ़ी अंतर हो चुका है इसमें गन्ने के उत्पादन में, तो उस हिसाब से चीनी और गन्ने का दोनों का उत्पादन ब्राज़ील करता है पहले स्थान पर, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा, तीनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32। एक साइड में भौगोलिक लक्षण है और एक साइड में प्रदेश, ठीक है। भौगोलिक लक्षण और प्रदेशों के बारे में देखो, एबिसिनी पठार क्या अरब क्षेत्र में है? एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ओकोबांगो द्रोणी पेटागोनिया। इसमें क्या करना है? देखना है आपको, जो सही सुमेलित है वो देखना है। एबिसिनी पठार, देखो एबिसिनी पठार ये अरब में नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ है? इथियोपिया जो कंट्री है उस क्षेत्र में। देखो इथियोपिया का प्राचीन नाम है एबिसिनिया, और इसी प्रकार इसे एबिसिनिया या एबिसिनी का पठार कहा जाता है। एबिसिनिया के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है एबिसिनी का पठार, और ये इथियोपिया का ही प्राचीन नाम है एबिसिनिया, ठीक है। दूसरा देखो, एटलस पर्वत ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, तो देखो ये बिल्कुल सही है। मोरक्को वगैरह जो है, मोरक्को अल्जीरिया वगैरह उस साइड में पड़ता है ये, ठीक है। याद रखना, एटलस पर्वत है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनीशिया तकरीबन ये तीनों देशों में फैला हुआ है 2500 किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है। और देखो गुयाना उच्च भूमि, ये भी गलत दिया हुआ है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ये गुयाना भी पूछी जा सकती है, तो इसे आप याद रखना। ये जो उच्च भूमि है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। गुयाना उच्च भूमि कहाँ पर पड़ती है? और अमेजन नदी के उत्तर में है, तथा ओरिनोको एक नदी है उसके दक्षिण में पड़ती है। अमेजन से तो ऊपर है। देखो अमेजन दुनिया की दूसरी लंबाई के हिसाब से दूसरी लंबी नदी है, पहले स्थान पर है नील नदी। लेकिन बहाव यानी इसके चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए, इसका जो पानी लेकर के इसके द्रोणी के हिसाब से देखा जाए, तो उस हिसाब से ये पहले स्थान पर है।
यानी जो इसका जल ग्रहण का क्षेत्र है वो अमेजन का सबसे अधिक है विश्व में। इसमें देखो ओकोबांगो द्रोणी, ये पेटागोनिया में नहीं है। ओकोबांगो द्रोणी ये भी पूछी जा सकती है। तो ये कहाँ है? बोत्सवाना, अफ्रीका देश ही है बोत्सवाना। नामीबिया, बोत्सवाना वो आपने सुने होंगे, तो उसमें पड़ती है बोत्सवाना में, ना कि पेटागोनिया में। तो ये भी सुमेलित नहीं है। देखो भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम तापीय, यानी शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत यानी किससे ऊर्जा सबसे अधिक निकाली जाती है, प्राप्त होती है भारत में, किसके द्वारा बताइए। देखो सबसे अधिक तापीय ऊर्जा, उसके बाद जलीय ऊर्जा, उसके बाद वायु से, फिर आणविक। तो इसका ये क्रम होगा, सबसे अधिक तापीय होगा, तापीय के बाद जलीय होगा, उसके बाद वायु होगा, फिर आणविक होगा। तो समझ सकते हो ये सही क्रम हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। देखो एक साइड में क्या लिखा हुआ है, संविधान संशोधन अधिनियम लिखे हुए हैं और एक साइड में उनसे संबंधित उपबंध जो उनके द्वारा दिए गए। जैसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2002 में, तो इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया। देखो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो ये सही सुमेलित हो जाएगा, इसका एक का हो जाएगा 2। अब 88वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था। ठीक है, 88वें संविधान संशोधन के द्वारा देखा जाए तो सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया, सेवाओं पर कर का प्रावधान। तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का हो जाएगा 3। और 96वां जो संविधान संशोधन हुआ ये उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तित कर दिया गया, उड़िया भाषा को ओडिया में। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा 4। और 101 संविधान संशोधन तो जीएसटी से संबंधित है, ये 2016 में हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर से। तो इसका 1 हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना सेतु समुद्रम परियोजना किन 2 खाड़ियों को जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, किन 2 खाड़ियों को जोड़ती है। देखो ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, याद रखना ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, किससे? पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। तो देखो ये सही है, लौह अयस्क का जो सर्वाधिक भंडार है भारत में कर्नाटक में पाया जाता है। देखो भारत लौह अयस्क के भंडार और उत्पादन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसमें भी देखा जाए तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें धारवाड़ संरचना जो है वो लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है और सबसे संपन्न भंडार क्षेत्र भी है कर्नाटक में। और देखो भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओडिशा में सबसे अधिक भारत में ओडिशा में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। देखो पहला तो ये सही है, दूसरा देख लो पहले, मैं डायरेक्ट क्यों बताऊं। देखो भारत में विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, विश्व में लौह अयस्क का। तो देखो भारत लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, ना कि दूसरा। तो ये गलत हो जाएगा। और भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। तो इसमें सही जवाब होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 37। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेसवॉक मिशन पूरा करने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने। देखो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेसवॉक मिशन पूरा करने वाले पहले अरब यात्री जो बने हैं ये बने हैं सुल्तान अल नयादी। सुल्तान अल नयादी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। और देखो सुल्तान अल नयादी ने स्पेसवॉक लगभग 7 घंटे तक किया था। कितने घंटे तक? 7 घंटे तक। सुल्तान अल नयादी ने अरब इतिहास में सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन पूरा किया है ये, ठीक है, याद रखना। अब देखो इसमें मिलान करना है आपको सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं, एक साइड में उसमें जो उपबंध हैं वो देखना है। देखो आर्टिकल है 14,
आर्टिकल 14 मूल अधिकारों में आता है, समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। ठीक है, तो उसमें 14 जो अधिकार है उसके बारे में देखना है आपको। तो देखो 14 जो अधिकार है इसमें दिया हुआ है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो एक का हो जाएगा 2। दूसरा है इसमें 15वां जो आर्टिकल है उसमें दिया हुआ है, किसी के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो 15 का हो जाएगा 1, उसका बी का हो जाएगा 1। आर्टिकल 16 जो कहता है ये राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया। और 17वां जो अस्पृश्यता का अंत है यानी छुआछूत, उसका अंत करता है, तो 17वां हो जाएगा इससे, यानी 3 का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 2020 में भारत के किस चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क को पहली बार ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? बताइए, किसको, भारत के किस चिड़ियाघर को, जूलॉजिकल पार्क को पहली बार ISO का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? अलीपुर जूलॉजिकल पार्क, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, या इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, या नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क को? बताइए किसको मिला है ये ISO सर्टिफिकेट? तो देखो हैदराबाद, जो तेलंगाना का हैदराबाद है उसमें स्थित है ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क, इसको दिया गया है। किसको? नेहरू जूलॉजिकल पार्क को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखना भारत का जो ये जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है इसको पहली बार ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 40। दिसंबर 2020 में भारत की पहली ड्राइवरलेस चालक रहित यानी चालक रहित ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? भारत की पहली ट्रेन का जिसमें ड्राइवर नहीं है, याद रखना, दिसंबर 2020 में। कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, या लखनऊ मेट्रो में? तो देखो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में दिसंबर 2020 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का शुभारंभ किया गया है। और किस लाइन पर? मेजेंटा लाइन पर, यह भी पूछा जा सकता है। यह पूर्ण रूप से स्वचालित यानी चालक रहित ट्रेन है और ये दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर उपलब्ध है, जो पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी जो पश्चिम को नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से जोड़ती है। ठीक है, पश्चिमी दिल्ली का जो जनकपुरी मेट्रो स्टेशन है उससे जो नोएडा का बॉटनिकल गार्डन है उससे जोड़ती है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस न्यूज है ये भी। देखो, एक नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का क्या अर्थ होता है यानी कार्य होता है? बाहरी जल का जो कार्य होता है नाभिकीय रिएक्टर में क्या कार्य होता है? देखो, नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का जो कार्य किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कह सकते हो ये मंदक का कार्य करता है। न्यूट्रॉन की जो गति है उसको कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में, यानी बाहरी जल D2O हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम द्वारा निर्मित होता है। देखो, बाहरी जल D2O को कहते हैं, बाहरी जल को क्या कहते हैं? D2O। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसके द्वारा निर्मित होता है। देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम। ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, याद कर लेना, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें मिलान करना है सूची भ्रष्ट का सेकंड से। देखो, तारों का टिमटिमाना, ये इस तरह की, देखो, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इनको आपको अच्छे से रटना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन निश्चित ही आता है इनमें से किसी ना किसी भी एक घटना से। ठीक है, तो देखो, तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है? तारों का टिमटिमाना,
देखो तारे क्यों टमटमाते हैं, पहले तो ये बताओ। तारे टमटमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी इतना ही समझ लो, अपवर्तन के कारण तारे टमटमाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तारों की तरफ तो टिमटमाते हुए प्रतीत होते हैं। और खतरे के संकेत लाल रंग का होना क्यों, खतरे के संकेत पर लाल रंग को ही क्यों लगाया जाता है? देखो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से लगाया जाता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। जब इसका प्रकीर्णन कम होगा तो ये दूर तक दिखाई देगा, यानी ऐसे कह सकते हो वही व्यक्ति या वही स्टूडेंट लंबे लक्ष्यों को अचीव कर पाते हैं जिनका बिखराव कम होता है, यानी जो अधिक समय तक बने रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, जो बिखरते नहीं हैं, तो वही अचीव कर पाते हैं मंजिल को। ठीक है, उस हिसाब से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है कम होता है, यानी बिखराव कम होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से। और बैगनी जो कलर होता है उसका बिखराव सबसे अधिक होता है। देखो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में, देखो निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं हम अवतल लेंस का। अब यानी नज़दीक, उस हिसाब से समझ सकते हो। उत्तल उत यानी ऊ लगा दो अप, उस हिसाब से तो दूर दृष्टि। ठीक है, तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। तो देखो ए का बताया था मैंने 4, बी का बताया 3, सी का बताया मैंने कितना 2 और डी का 1। 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एक साइड में सेल या बैटरी है और एक साइड में उसके उपयोग हैं। देखो लेक्लोन से सेल, लेक्लोन से सेल इसका उपयोग क्या है, किस में उपयोग किया जाता है लेक्लोन से सेल का? देखो लेक्लोन से सेल शुष्क सेल होते हैं, पहले तो इतना ही याद रखना। और इनका जो उपयोग होता है ट्रांजिस्टर घड़ी आदि बनाने में किया जाता है। तो एक का हो जाएगा 2 शुष्क सेल होते हैं, ये याद, इतना भी समझ लेना। और देखो मरकरी सेल, मरकरी सेल होते हैं प्राथमिक सेल और इनका उपयोग किया जाता है कैमरा, कान की मशीन, इन सभी में किया जाता है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1। और तीसरा इसमें सीसा संचालक बैटरी। देखो सीसा संचालक बैटरी एक द्वितीयक बैटरी होती हैं और इनका उपयोग किया जाता है वाहनों में और इन्वर्टर वगैरहों में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाहन और इन्वर्टर। तो इसका हो जाएगा 4। देखो लिथियम आयन बैटरी जो होती हैं, लिथियम आयन बैटरी लिथियम यौगिकों से ही बनती हैं। ठीक है, और इनका जो उपयोग होता है लिथियम आयन बैटरियों का, ये मोबाइल फ़ोन में भी होता है, इसके अलावा लैपटॉप वगैरह जो होते हैं उनमें भी होता है। तो देखो इसका 3 हो जाएगा, 2 1 4 3 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों अगर आपको क्लास यूजफुल लगती हो, अगर आपकी कोई राय हो, सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। क्योंकि देखो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो उससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी जोश आएगा, मैं भी और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊँगा और कुछ मेरी तरफ से जो कुछ हो सकेगा मैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर कोई कमी भी लगे तो वो भी बताया करो कमेंट बॉक्स में, मैं सुधार भी करूँगा। ठीक है, तो देखो अब इस 44वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ शब्दों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में शब्दों का उल्लेख किया गया है ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण के संदर्भ में? यानी ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है आगे पीछे। निम्नलिखित में से किसमें ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण, इसमें यानी आप इसे ऐसे समझो, दोबारा देखो कि निम्नलिखित में से किसके लिए ये जो शब्द दिए हुए हैं ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण, इनका उपयोग किया गया है, यानी उल्लेख किया गया है। दुर्लभ भू तत्वों का निष्कर्षण के लिए, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल या अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपशिष्ट से ऊष्मा प्रौद्योगिकी। एक सेकंड, अपशिष्ट से ऊष्मा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 45, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम आपको कितनी लेनी होगी। देखो अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो या फिर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो वस्तु की या फिर उस व्यक्ति की जो देखा जाए देखने के लिए उस समतल दर्पण की ऊंचाई लेनी होगी उसके आधी, यानी वस्तु और व्यक्ति की ऊंचाई की आधी के बराबर लेना होगा समतल दर्पण, तो आप देख पाओगे पूरा प्रतिबिंब। यानी अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई यानी कितनी होनी चाहिए, आपकी ऊंचाई की आधी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। शून्य आधारित बजट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य आधारित बजट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखो शून्य आधारित बजट के बारे में एक पॉइंट बताऊं आपको कि शून्य आधारित बजट जो है सबसे पहले 1960 में जिम्मी कार्टर के द्वारा अमेरिका में अपनाया गया था, जिम्मी कार्टर के द्वारा। ठीक है, और भारत में ये सर्वप्रथम 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये अपनाया गया था। कब? 1983 में, जबकि अमेरिका में 1960 में जिम्मी कार्टर के द्वारा। देखो अब इसमें पहला कथन है, शून्य आधारित बजट एक नई तकनीक है और जिसको अपनाने से सार्वजनिक व्ययों की अपव्ययता में कमी लाई जा सकती है। अपव्ययता में कमी लाई जा सकती है शून्य आधारित बजट को अपनाने से। तो देखो सही है ये एक नई तकनीकी ही है। और दूसरा है इसमें शून्य आधारित बजट में प्रत्येक क्रिया के लिए शून्य आधार ढूंढा जाता है। तो देखो ये भी सही है। दोबारा समझो इन्हें कि शून्य आधारित बजट जो तकनीक होती है वह तकनीक होती है जिसके अपनाने से सार्वजनिक व्ययों की अपव्ययता में कमी लाई जा सकती है और इस प्रकार के बजटीय में शून्य आधारित बजट में प्रत्येक क्रिया के लिए शून्य आधार ढूंढा जाता है। तो देखो ये दोनों ही कथन सही हैं, इसके ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोट पदार्थ नहीं है? विस्फोटक पदार्थ कौन सा नहीं है इसमें से? ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बताइए कौन सा नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 47। तो देखो इसमें ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ना, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये एक विस्फोटक नहीं है बल्कि एक ये निश्चेतक पदार्थ है। ठीक है, इसके संपर्क में आने पर व्यक्ति को आंसू एवं उल्टियाँ आती हैं और कीटनाशक तथा आंसू गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इसका। जबकि ये जो ऊपर दिए हुए हैं ट्राइनाइट्रोटोलुइन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्राइमीन, ये सभी विस्फोटक हैं। ठीक है, और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये निश्चेतक है ना कि विस्फोटक। ठीक है, आंसू और उल्टियाँ आती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? दूर दूर होते हैं, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं या कम बारीकी से बंधे होते हैं? बताइए तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन। यानी ऐसे समझ सकते हो कि जैसे घनत्व किसका अधिक होता है। देखो ठोस जो पदार्थ होते हैं ना, तरल पदार्थ की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, बहुत नज़दीक बंधे होते हैं। ठीक है, और इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो बारीक या सघन होते हैं और आपस में बहुत मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे गैसों में तो काफ़ी दूर दूर होते हैं, सबसे अधिक गैसों से थोड़े नज़दीक होते हैं द्रवों में और सबसे नज़दीक होते हैं ठोसों में, याद रखना। ठीक है, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो कि ठोसों में जो गति होती है, ध्वनि की गति, वो सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है द्रवों में और सबसे कम होती है ध्वनि वायु में। ठीक है, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में चल नहीं सकती है, लेकिन प्रकाश जो है निर्वात में चल सकता है। ठीक है, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग कौन सा नहीं है?
देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य में अवशेषी अंगों के बारे में पूछा है इसमें कि कौन सा अंग है अवशेषी अंग नहीं है इसमें। ठीक है, देखो जंतुओं के शरीर में देखा जाए तो कुछ अविकसित तथा निष्क्रिय अंग पाए जाते हैं, यानी अविकसित भी होते हैं वो और निष्क्रिय होते हैं, यानी कोई क्रिया नहीं करते हैं, उन्हीं को हम अवशेषी अंग कह देते हैं। ठीक है, और लेकिन इनकी उपस्थिति जब मनुष्य के शरीर में पाई जाती है तो इससे यह भी प्रमाण मिलता है, यह भी निश्चित ही प्रमाण समझ लो कि यह कभी ना कभी तो मनुष्य के शरीर में क्रियाशील रहे होंगे, भले ही अब अवशेषी अंग हैं इस टाइम। जैसे मानव में होता है, जैसे आँख में देखा होगा जो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, निमेषक पटल जो होता है ये भी अवशेषी अंग होता है। ठीक है, लेकिन और ऑप्शन बी में देखो, कानों में देखो, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां जो होती हैं ये भी अवशेषी अंग की तरह ही होती हैं। और देखो ये पेट में जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कृमिरूप परिशेषिका, कृमिरूप परिशेषिका, इसमें जो दिया हुआ है ना ये क्या कृमिरूप परिशेषिका। देखो इतनी तो मेरी भी हिंदी अच्छी नहीं है जो मैं इस वर्ड को समझ पाऊँ, इसे छोड़ो। लेकिन जो अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स जो पेट में पाई जाती है वो भी अवशेषी अंग की तरह ही है। अपेंडिक्स इतना ही समझ लो, वो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये जो सामने वाले दांत यानी चपटे दांत जो होते हैं मनुष्य में, कृंतक दांत जो होते हैं, ये अपेंडिक्स की तरह उसके अवशेषी अंग की तरह कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य होता है ये चबाने में काम आते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका जवाब। देखो वयस्कों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कि आगे होते हैं इंसाइजर, उसके बाद होते हैं कैनाइन, प्रीमूलर और मूलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमूलर और मूलर। ठीक है, ये जो कृंतक होते हैं ये अवशेषी अंग नहीं होते हैं, याद रखना। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है डेंगू बुखार से? तो देखो ये तो शायद तकरीबन 50% लोगों को बीमारी हो ही जाती है, या किसी के नहीं होती है तो जानकारी में आस पड़ोस में हो जाती है, तो कॉमन क्वेश्चन बन जाता है। इसको तो आप वैसे ही समाज से ही यानी वातावरण से ही कर सकते हो। तो जब किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उसमें सुनाई होगा आपने, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है इसमें। ठीक है, किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। और डेंगू बुखार जो होता है ये विषाणु से होता है। डेंगू बुखार किससे होता है? डेंगू विषाणु के कारण होता है। और रोग जो होता है ये मच्छर की एक प्रजाति है, एडीज मच्छर यानी एडीज एजिप्टाई, उसके द्वारा फैलता है। और डेंगू बुखार या फिर डेंगू हीमोरेजिक बुखार एक खतरनाक रोग हो जाता है और इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें यानी जान का भी खतरा होता है, तो इसका इलाज टाइम से करना चाहिए। अगर इसमें लापरवाही बरती जाती है तो काफ़ी घातक भी हो जाता है। और देखो इसमें काफ़ी लक्षण होते हैं, जैसे बुखार आता है, इसके अलावा इसमें सिर दर्द होता है, नेत्रों में दर्द भी होता है इसमें, और क्या बताऊँ, भूख भी कम लगती है, सीने और जो फेफड़े वगैरह होते हैं उनमें भी दिक्कत होती है, इसमें रक्तस्राव में भी। तो समझ सकते हो काफ़ी ये मनुष्य को काफ़ी प्रभावित करता है, तो काफ़ी हानिकारक हो जाता है, इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट होता है आज का। तो आपकी राय में बताना है आपको क्या 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 कुछ सीखने को मिला आज के प्रैक्टिस सेट से। देखो मैं 50 भले ही क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन आप फैक्ट लगाओगे टोटली क्वेश्चन एक क्वेश्चन के हिसाब से लगाओगे 5-10 तो हो ही जाते हैं, 5 मान लो नॉर्मली, तो 200 प्लस क्वेश्चन हो गए आपके लिए। तो इस तरह से जब तक एग्ज़ाम होगा 50-60 जितने भी होंगे या ज़्यादा हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, तब तक चलेगी लगातार, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के और जानकारी में जो कोई भी हो, जो कोई भी पढ़ने वाला हो, सभी के बीच भेजिए। और जो जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को फ़ायदा मिले। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ भी जाएगा नहीं, केवल एक उंगली दबाने की ही तो दे रहे बस। और वो जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे वीडियो मिले टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे और आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं 17वें प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय, पढ़ते रहिए।